बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था और उस वीडियो का अख्तिताम हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पर किया था। तो आज हम डायोड्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायोड्स कैसे बनते हैं, इनका नाम डायोड्स ही क्यों रखा गया है, तो इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में हमें मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायोड्स को बनाने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है ग्रोन जंक्शन मेथड, दूसरा मेथड है डिफ्यूजन मेथड और तीसरा मेथड है अलोइंग मेथड। हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो ग्रोन जंक्शन मेथड है। तो उसके ज़रिए हम पहले डायोड को बनाएंगे। डायोड को बनाने से पहले हमें पीएन जंक्शन को समझना ज़रूरी है। पीएन जंक्शन क्या होता है? तो जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया था तो हमने सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी थी और पूरा का पूरा पी टाइप बन जाता था। और जब हमने एन टाइप बनाना था तो हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके पूरा का पूरा क्रिस्टल या एन टाइप बना दिया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम जब पीएन जंक्शन बनाएंगे तो हमें एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर ही लेंगे, लेकिन उसमें आधी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे पी टाइप से रिलेटेड यानी कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, और दूसरी इम्प्योरिटी आधी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। और वो प्लेन जो इन दोनों इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर रहा होगा उस प्लेन को हम कहेंगे पीएन जंक्शन। और ज़रूरी नहीं कि ये प्लेन इस तरह जैसे पिक्चर में दिखाया गया सेंटर में मौजूद हो, ये वहाँ पर मौजूद होगा जहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटीज़ इक्वल होंगी। ठीक है। तो उसके बाद जब पीएन जंक्शन जैसे ही फॉर्म हो जाता है तो इस रीजन के अंदर, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या चेंजेस अकर होना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ चेंजेस हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहली चेंज आती है वो है डिप्लीशन रीजन का बनना। जो दूसरी चेंज अकर आती है इस डिप्लीशन रीजन की वजह से पोटेंशियल बैरियर का बनना। इस डिप्लीशन रीजन के अंदर ही पोटेंशियल बैरियर बनता है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी चेंज भी होती है जिसको जंक्शन कैपेसिटेंस बोला जाता है, लेकिन हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपनी पहली चेंज जो इसके अंदर अकर आती है पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन के बाद, डिप्लीशन रीजन। जैसे ही ये पीएन जंक्शन बनता है तो इसके दोनों तरफ एक डिप्लीशन रीजन बनता है। इसको डिप्लीशन रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी चीज़ की कमी होती है, वो रीजन जिसमें डिप्लीशन हो किसी चीज़ की। यहाँ पर जो कमी है वो फ्री चार्ज कैरियर्स की कमी है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर इमोबाइल चार्ज होंगे, इमोबाइल आइंस होंगे, और वो इमोबाइल आइंस हम पढ़ के आए थे पी टाइप और एन टाइप में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है। तो ये डिप्लीशन रीजन बनता कैसे है, आइए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो इसकी हेडिंग में मैंने जो थ्योरी लिखनी थी वो थ्योरी नहीं लिखी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ डायग्राम्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करनी है। तो देखें, इसको समझने से पहले कैसे ये डिप्लीशन रीजन बनता है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर किन किन प्रोसेसेस के ज़रिए क्या करते हैं, मूव करते हैं, मोशन में आते हैं। तो वो 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट प्रोसेस। तो यहाँ ड्रिफ्ट प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स उस तब मूव करते हैं इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स अप्लाई किया जाता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तब मूव करते हैं जब वो एक जगह हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स हो और दूसरी जगह लोअर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स हो। तो चार्ज कैरियर्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। और तीसरा प्रोसेस होता है रिकम्बिनेशन का, जब इलेक्ट्रॉन और होल डायरेक्ट कोलाइड करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकम्बिनेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर जब डिप्लीशन रीजन बनता है तो उसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमने अभी कहा कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जब चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो वो कैसे मूव करेंगे, हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। यानी कि हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर है, पी टाइप में होल्स की, और लोअर कंसंट्रेशन होल्स की कहाँ पर है, एन टाइप में। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, होल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, पी से एन रीजन की तरफ। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन में एन रीजन में मौजूद होते हैं और लोअर कंसंट्रेशन में पी रीजन में मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन यानी कि एन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि
पी रीजन की तरफ मूव करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अभी यहाँ पर डिफ्यूजन हो ही रही होती है कि जो स्टार्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये पहली लेयर इलेक्ट्रॉन्स की जब इस डिप्लीशन इस पी एन जंक्शन को इस लेयर को क्रॉस करती है तो वो जाके होल्स के साथ कंबाइन हो जाती है, और जैसे ही होल्स के साथ कंबाइन होती है तो वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आयंस की लेयर बना देती है। अब यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि होल्स इज नथिंग बट जस्ट अ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये इक्वलेंट टू पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्यों? इसका प्रूफ यहाँ पर मौजूद है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता होल तो इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ मिलता तो ये न्यूट्रल ना हो जाता, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मिला ये तो नेगेटिव आयन बन गया। इसका मतलब यही हुआ कि होल जो है वो वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन है। चलें हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गई, एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले वहाँ पर पॉजिटिव आयंस की लेयर बन गई। ये जो आयंस की लेयर्स बनी है इनको फिक्स्ड आयंस या इमोबाइल आयंस कहते हैं, और ये कब बनते हैं? आफ्टर रिकम्बिनेशन। तो डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन में दो प्रोसेस आए। कौन कौन से? एक डिफ्यूजन का प्रोसेस आया और एक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस आया। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर्स बन जाती हैं तो ये आयंस की लेयर्स मज़ीद इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। तो इस जो ये लेयर बन रहा है इस लेयर को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। अब होना तो यही चाहिए था कि पूरे के पूरे हायर कंसंट्रेशन वाले चार्जेस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने चाहिए थे, लेकिन इन डिप्लीशन लेयर में मौजूद इमोबाइल आयंस की वजह से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दूसरी तरफ नहीं जा पाते। अब सवाल ये है कि क्या बिल्कुल नहीं जा पाएंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इस रीजन की तरफ मूव करना चाहे तो उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? तो देखते हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया और वो इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब उसको वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। पहले तो ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस की लेयर्स है ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ख़त्म कर दे। अब दूसरी ये कि अगर वो यहाँ से बच भी जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर में ट्रैप हो जाएगा, और आगे उसको मिलेगी नेगेटिव आयन की लेयर जो उसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो कोई सूरत ही नहीं बनती कि अगर हम बिना किसी एक्सटर्नल बैटरी लगाए एक इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करवाएं बिना किसी बैटरी के, जब एक डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन का मतलब ये है कि वो रीजन, उस रीजन का साइज़ कितना है जिस रीजन में इमोबाइल आयंस मौजूद हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है डब्ल्यू डिप्लीशन, यानी कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई ई इंटू 1/n a प्लस 1/n d इंटू वी बी। अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, और ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एन ए डोनर कंसंट्रेशन है, और एन डी जो है एन ए हमारे पास एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है, और एन डी डोनर कंसंट्रेशन है, और वी बी जो है वो पोटेंशियल बैरियर है एट रूम टेम्परेचर पर। याद रहे कि ये फार्मूला उस वक्त लगाया जाता है जब कोई एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स ना लगाया गया हो, यानी कि जब आप एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स लगाते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, वो हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फार्मूला विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड टू पीएन जंक्शन उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के तौर पर सिलिकॉन का रूम टेम्परेचर पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन फॉर सिलिकॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है और उनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं। तो एप्सिलॉन आर फॉर द सिलिकॉन इज इक्वल टू 1.04 क्रॉस 10⁻⁻12 फैरेड पर सेंटीमीटर, और ई की वैल्यू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम, और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन 10⁻16 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और डोनर कंसंट्रेशन 10⁻17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू आपको पता है 0.7 वोल्ट होती है एट रूम टेम्परेचर। अब हम इन वैल्यूज़ को उसी फार्मूले में पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास 2 की जगह 2 ही आया, एप्सिलॉन आर की जगह एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने पुट की और ई की जगह 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 पुट किया। एन ए की जगह हमने 10⁻16 पुट किया, एन डी की जगह 10⁻17 पुट किया और वी बी की जगह हमने 0.7 पुट किया। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोमीटर आया। याद रहे कि सिलिकॉन की डिप्लीशन रीजन की विड्थ 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक ही लाई कर सकती है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकती। मैक्सिमम विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन फॉर सिलिकॉन इज 1 माइक्रोमीटर। डिप्लीशन रीजन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन की फार्मेशन की वजह से दूसरी चेंज जो उस रीजन में जो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में अकर होती है वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैरियर। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जब डिप्लीशन रीजन बनता है तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं और वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयंस की तरफ होती है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले से कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये पोटेंशियल जो है वो काम करता है आने वाले मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को रोकना कि वो दूसरी पी टाइप रीजन में एंटर हो सके, यानी कि ये फर्दर डिफ्यूजन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जनरेट हुआ ये किसी भी एक्सटर्नल बैटरी को लगाए बगैर जनरेट हुआ, याद रखना। और दूसरा ये कि यही वो पोटेंशियल है जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे रीजन में जाना चाहते हैं तो उन्हें इस पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। इसी वजह से इसे पोटेंशियल बैरियर, यानी कि वो पोटेंशियल जो बैरियर रुकावट के तौर पर एक्ट कर। मिसाल के तौर पर जो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर है वो है 0.7 वोल्ट, यानी कि अगर सिलिकॉन के पीएन जंक्शन में मौजूद एन टाइप रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से पी रीजन में मूव करना है तो उसे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर होगी उस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के लिए। तो ये एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल बैटरी से। इसी तरह से जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर है वो हमारे पास है 0.3 वोल्ट। अब सवाल ये है कि क्या ये सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं 0.7 वोल्ट है, तो क्या ये हमेशा 0.7 वोल्ट रहेगा या इससे बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ये 0.7 वोल्ट हमेशा नहीं रहता, बल्कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये डिसाइड करता है ये फार्मूला। और इस फार्मूले में मौजूद वो फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इस फार्मूले की बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है जो कि फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा क्योंकि उससे वीडियो हमारी बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो फार्मूला देख लेते हैं। वी बी यानी कि पोटेंशियल बैरियर इज इक्वल टू के टी ओवर ई लॉग नेचुरल इंटू एन ए एन डी डिवाइडेड बाय एन आई का स्केयर, जबकि के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन और ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, एन डी डोनर कंसंट्रेशन और एन आई जो है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। ये जो फैक्टर आपको नज़र आ रहा है ये फैक्टर कहलाता है थर्मल वोल्टेज, ठीक है। और इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 26 मिली वोल्ट होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइट किया तो उसमें मैंने लिखा कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वी बी डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या ये रिलेशन गलत है या फिर ये रिलेशन हमें सही बता रहा है? तो इसमें थोड़ी सी लॉजिक है, ज़रा गौर करें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में मौजूद जो होल्स हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और वो जो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट करेंगे, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। इस फैक्टर के इंक्रीज़ होने से ये वाला फैक्टर समाल हो जाएगा और ये जब ये समाल फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास समाल आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इंक्रीज इन टेम्परेचर पोटेंशियल बैरियर में डिक्रीज़ की वजह बनता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये देखा गया है कि अगर आप 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर 2 मिली वोल्ट तक डिक्रीज़ हो जाता है। और इसको हमने शो किया इस रिलेशन के ज़रिए, डेल वी बी इज इक्वल टू -0.002 डेल टी। डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में और 0.002 ये वही 2 मिली वोल्ट को मैंने
इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे। और डेल वी बी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल बैरियर। और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने कहा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर से पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू है छोटी और इनिशियल वैल्यू है बड़ी। तो छोटी में से जब बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर छोटा आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस और बाद में टेम्परेचर हो गया हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस। जब 3 डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आएगा 0.006 वोल्ट, यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर 6 मिली वोल्ट का हमारे पास आ जाएगा। अब हमने पोटेंशियल बैरियर का फार्मूला देख ही लिया है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर। देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.3800066 क्रॉस 10⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर हम कैलकुलेट करें तो ये 27 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। और इसी तरह से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 क्रॉस 10⁻19 कोलम्ब होता है, और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन यहाँ पर 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, डोनर कंसंट्रेशन 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन 1.5 क्रॉस 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इन सब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमें हासिल हो गई। और जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 0.026 आया, और जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻33 ओवर 2.25 क्रॉस 10⁻20। और जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे लोग नेचुरल लॉग के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 29.123, और 29.123 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.026 के साथ तो 0.757 वोल्ट हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर। याद रखें ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाते जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर के साथ 2 मिली वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ हो जाएगा। और साथ साथ ये हमारे पास ये कंसंट्रेशंस भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू को। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है इसको हम अब फाइनल टच देते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम है जिसको मैंने कंक्लूसिव डायग्राम का नाम दिया है। यहाँ पर मैंने पीएन जंक्शन बनाया है, पी डॉट और एन डॉट, और यहाँ पर बनाया मैंने ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में कैरियर कंसंट्रेशन बनाया। टोटल मैंने 4 ग्राफ बनाए। पहले हम एक ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये न्यूट्रल रीजन है, ये भी क्या है कि न्यूट्रल रीजन है, और यहाँ पर जो है ये डिप्लीशन रीजन हमारे पास मौजूद है। ये डेल वी जो है ये पोटेंशियल बैरियर को शो कर रहा है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को शो कर रहा है जो पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयंस की तरफ डायरेक्ट हो रही है। वाई एक्सिस में देखें कि यहाँ पर होल्स टॉप पर मौजूद है, यानी कि पी रीजन में होल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एन रीजन की तरफ तो होल्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। ज़ीरो नहीं हुई बल्कि कम हो गई, यानी कि एन रीजन में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसी तरह से अगर आप पी रीजन में देखें तो पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ही कम होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, और जैसे जैसे हम एन रीजन की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, बहुत ही एक हाई क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास कैरियर कंसंट्रेशन को डिस्कस करने के लिए ग्राफ, यानी कि पी रीजन में होल्स की तादाद ज़्यादा होती है और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो दूसरा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, चार्ज इन डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन में जैसे जैसे हम पी से एन की तरफ बढ़ते हैं तो जब डिप्लीशन रीजन आता है तो हमारे पास ये नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये नेगेटिव जो है एक्स एक्सिस से नीचे ये नेगेटिव को शो कर रहा है वाई एक्सिस, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में। और जब हम आगे बढ़ते हैं इस डिप्लीशन रीजन के दूसरे हिस्से में जहाँ पर पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं तो ये इस रीजन में शो हो रहे हैं, यानी कि जैसे हम पी से एन की तरफ बढ़ते हैं तो पहले हमारे पास नेगेटिव आयंस आते हैं और फिर हमारे पास पॉजिटिव आयंस आते हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। तो देखें जैसे हम इलेक्ट्रिक पी से एन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आती है। नेगेटिव का मतलब पहले जीरो होती है फिर नेगेटिव आती है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आयंस की होती है। और फिर जैसे जैसे हम एन रीजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ बढ़ती है, लेकिन पॉजिटिव होती है तो इसलिए ये इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ रही होती है। तो इसके बाद हमारे पास जो ग्राफ है वो है पोटेंशियल बैरियर का। पहला ग्राफ जो शो हो रहा है वो पोटेंशियल बैरियर फॉर होल्स है, यानी कि अगर हमारे पास होल्स चाहते हैं कि वो एन रीजन की तरफ जाएं तो उनको ये जो उनको एक स्टीप पाथ नज़र आ रहा है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, और इस स्टीप पाथ को क्रॉस करने के लिए उनको इतना पोटेंशियल रिक्वायर है।
इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल बैरियर वाला ग्राफ देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो पी रीजन की तरफ जाएं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इतना पोटेंशियल रिक्वायर है इस स्टीप पाथ को कवर करने के लिए। तो उम्मीद है कि इस कंक्लूसिव डायग्राम से आपको इन ऊपर वाली जितनी भी डिस्कशन हुई है वो सारी की सारी समझ आ गई होगी। अब जिस तरह से हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस करते आए थे हर एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, इसी तरह से हम यहाँ पर भी पीएन जंक्शन के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो पी टाइप डायग्राम और एन टाइप डायग्राम को मिलाने से पीएन जंक्शन की एनर्जी बैंड डायग्राम बनती है। तो देखें, जब हमने पी रीजन देखा था तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से थे, होल्स थे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे। और एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन रीजन में कंडक्शन बैंड में मौजूद होते थे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन में वैलेंस बैंड में मौजूद होते थे। यहाँ पर ज़रा गौर करें कि मैंने पी रीजन का जो एनर्जी लेवल है वो एन रीजन से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अब इसकी रीज़न क्या है, ज़रा गौर करें कि पी रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है। ट्राईवैलेंट का मतलब ये कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जब 3 प्रोटॉन होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जो इनके ऑर्बिट्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और जब ऑर्बिट्स दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमने जो पी रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है वो एन रीजन से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। लेकिन फिर भी जो एन रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का हाफ पी रीजन से क्या कर रहा होता है, ओवरलैप कर रहा होता है। तो जो एन रीजन के कंडक्शन बैंड का जो टॉप है और जो वैलेंस बैंड का और जो पी रीजन का जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है, इन दोनों में ओवरलैपिंग होती है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं किस में, कंडक्शन बैंड ऑफ पी रीजन में। और वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी अल्टीमेटली उसी वक्त लूज़ करने के बाद किस में आ जाते हैं, वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक यहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म ना हो जाए। और जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये जो एन रीजन का कंडक्शन बैंड का टॉप है ये इक्वल हो जाता है पी रीजन के कंडक्शन बैंड के बॉटम से, और यहाँ पर हमारे पास एक स्टीप पाथ बन जाता है। तो यहाँ पर दोबारा वही बात आ जाती है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में जाएं, पी रीजन में जाएं, तो उन्हें ये डिप्लीशन रीजन, ये स्टीप पाथ क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्हें चाहिए होगी एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल एनर्जी जो हम बैटरी से प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायोड क्या होता है। जो हमने स्टार्ट में अपना टॉपिक का नाम लिखा था सेमीकंडक्टर डायोड, उसी डायोड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पीएन जंक्शन हमने बनाया जिसमें इतनी सारी हमने डिस्कशन की डिटेल से, इसी पीएन जंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड बोला जाता है। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर हमने एक एरोहेड बनाया और उसके साथ हमने वर्टिकल लाइन बना दी है। ये जो एरोहेड है ये पी रीजन को शो कर रहा है और वर्टिकल लाइन एन रीजन को शो कर रहा है। और इस पी रीजन को हम एनोड कहते हैं और इस एन रीजन को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कैथोड को सी और के दोनों से शो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं। तो यहाँ पर डायोड देखें, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, डाई और ओड इलेक्ट्रोड के ये जो लास्ट वर्ड्स हैं यहाँ से निकले। तो डायोड का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रोड्स, ऐसी डिवाइस जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स मौजूद हों, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, पी रीजन और एन रीजन हो। और याद रखें कि करंट हमेशा ही एरोहेड की डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। अब यही वो की पॉइंट है जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर की बेस बनेगा, ठीक है। तो ये हमने अब डिस्कस कर लिया। अब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डायोड की। रियलिटी में जो डायोड नज़र आते हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस तरह से नज़र आता है। और ये जो सिल्वर साइड है ये एन रीजन को शो कर रही है और जो बकिया साइड है वो हमारे पास पी रीजन को शो कर रही है। डायोड्स की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। लास्ट में हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ओमिक कॉन्टैक्ट के बारे में। ज़रा गौर से देखिए, जब हम पीएन जंक्शन को या डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते। ये कनेक्शन हमारे पास नहीं होता, रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता। तो होता क्या है कि हम पी साइड और एन साइड के साथ एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को
अटैच कर देते हैं, उसका जंक्शन यहाँ पर बना देते हैं और उसी के साथ ही हम बैटरी का कंटेक्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे थोड़े से मसाइल भी पैदा होते हैं, जैसे यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर भी जनरेट हो सकता है, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो सकता है, लेकिन उसको फैब्रिकेशन टेक्निक्स के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और इसी तरह से इस मटेरियल की रेजिस्टेंस भी क्या होने ज़ीरो के बराबर ही होती है तकरीबन, यानी कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम इसी के ज़रिए क्या करते हैं, हम बैटरी के कनेक्शंस करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।